नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और साथ ही में आपको लास्ट में आपको आउट ऑफ 20 आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी आपको बताना है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अकारांत। जैसे कि यश, जप, तप, इन सभी शब्दों के अंत में छोटा आ का उच्चारण है, यानी कि यहाँ पर अकारांत का यूज किया गया है। बात करें दोस्तों अनुस्वार की, तो जिनमें अंगा की बिंदी आती है जैसे कि गंगा, पंगा, दंगा, इन सभी में अनुस्वार का यूज किया गया है। अयोगवा, तो हिंदी में अयोगवा की संख्या 2 होती है, अंगा और आहा, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग। अंतस्थ व्यंजनों की बात करें तो हिंदी में 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल और वा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये चारों टर्म समझ में आ गए होंगे और यहाँ पे हमारा राइट आंसर था ऑप्शन डी, अकारांत। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो दोस्तों वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन ये वर्ण समूह व्यवस्थित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, व्यवस्थित वर्ण समूह को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तालव्य व्यंजन हैं, तो वे व्यंजन जो तालु की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं और चा वर्ग के सभी सदस्यों का उच्चारण स्थान तालु के द्वारा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, च, छ, ज, झ, ये तालव्य व्यंजन हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बड़ी ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो जब आप ऑप्शन की ओर देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि रंगीला में बड़ी ई प्रत्यय नहीं है बल्कि बड़ा आ प्रत्यय का यूज किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रंगीला। अच्छा, ये प्रत्यय क्या होता है? तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे तेली के माध्यम से समझें तो तेल, तो तेल तो एक हो गया द्रव्य, एक पदार्थ हो गया। अब यहाँ पे जब हम बड़ी ई प्रत्यय का यूज करते हैं तो शब्द बन जाता है तेली, यानी कि पहले एक द्रव्य था, पदार्थ था, लेकिन अब इसका अर्थ बदल के अब एक सबकास्ट हो गया, यानी कि प्रत्यय जो है उस शब्द के पूरे अर्थ को बदल देता है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, ये कैसा वाक्य है? आपको रचना के आधार पर बताना है, क्योंकि रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य, क्योंकि मिश्र वाक्य की पहचान होती है कि जो, ये आपको जिस भी सेंटेंस में ये शब्द दिखाई दें आप आँख मीच के लिख दीजिए कि मिश्र वाक्य है वहाँ पे। जैसे जिधर, उधर, यदि, तो और यद्यपि और तथापि, ये सभी जो हैं मिश्र वाक्य की पहचान होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर यह कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। अब आपको बताना है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इच्छावाचक वाक्य है ये, क्योंकि यहाँ पर इच्छा प्रकट की जा रही है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनाए, लंबी उम्र वाला बनाए। अगर यहाँ पे ये प्रश्नवाचक वाक्य होता तो लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगा होता। विस्मयवाचक वाक्य होता तो ये यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता। निषेधवाचक वाक्य होता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नहीं लगा होता, लेकिन ये सब नहीं लगा है, यानी कि ये इच्छा को दर्शा रहा है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इच्छावाचक वाक्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। तो आप सभी जानते हैं कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार पूरी एक सीरीज होती है। तो यहाँ पे पर, तो आपको पता होगा कि अधिकरण कारक में की पहचान होती है में और पर, यानी कि इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिकरण। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, द्विगु समास। वे समासिक शब्द जिनमें पूर्व पद में संख्या हो उनमें जो है द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तिरंगा यानी कि 3 रंग, तो 3 संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। आपको बताते चलें कि हिंदी में भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो आपको बताना उन 6 भेदों में से ये कौन सा भेद है। मैं खाना खा चुका था, तो यहाँ पे दोस्तों खाना खा चुका था यानी क्रिया पूरी हो चुकी थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पूर्ण भूत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पूर्ण भूत, या इंग्लिश में कहें तो कंप्लीट पास्ट है यहाँ पे। और आसन्न भूत दोस्तों, आसन्न क्या होता है, आसन्न यानी कि रीसेंट। जैसे कि मैं कल ही दिल्ली गया, तो यहाँ पे दिल्ली जाने का काम कल ही किया गया यानी कि रिसेंटली किया गया है। तो आसन्न का मतलब होता है रीसेंट। तो ये भी आपको टर्म समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल, प्राण, पुत्र ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो जल को औषधि से कंपेयर नहीं किया जा सकता, सार कहा जा सकता है लेकिन पुत्र को सार नहीं कहा जा सकता। तत्व जल को कहा जा सकता है लेकिन पुत्र को तत्व नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जीवन, क्योंकि कहते हैं जल ही जीवन है, ये कहावत आपने सुनी होगी। और प्राण या जीवन एक ही चीज़ होता है, और पुत्र प्रेम भी लोगों के लिए जीवन का आधार होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईप्सित शब्द का विलोम है। तो ईप्सा से दोस्तों ये शब्द बना है ईप्सित। अब ईप्सा का अर्थ होता है इच्छा या जिसकी चाह हो, चाह। और यहाँ पे ईप्सित का अर्थ हो जाएगा चाहा हुआ। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे इसका विलोम पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनीप्सित। अनीप्सित का मतलब होता है जिसकी चाह ना हो, तो ईप्सित का विलोम होगा अनीप्सित। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैमनस्य का विलोम शब्द होगा। तो वैमनस्य का हमें पहले अर्थ पता होना चाहिए। तो वैमनस्य का अर्थ होता है उदासी, या फिर कहीं कहीं शत्रुता या दुश्मनी के लिए भी वैमनस्य का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ उदासी जो होगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सौमनस्य, क्योंकि इसका अर्थ होता है प्रसन्नता या खुशी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सौमनस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़पद का पर्यायवाची शब्द है। तो खड़पद यानी कि जिसके 6 पाँव हों। तो इनमें से किसके 6 पाँव होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भ्रमर। ये भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है क्योंकि उसके जो है 6 पैर होते हैं। अच्छा, और कौन कौन से भ्रमर के पर्यायवाची होते हैं। तो मधुकर, अली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है, कंफ्यूज कर देता है। तो अली भी जो है ये भौरा का या भ्रमर का पर्यायवाची होता है। और भृंग, मधुराज और मधुभच्छा ये सभी जो हैं भ्रमर के या भौरे के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भ्रमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो वायु सखा, जब कहीं अग्नि लगी हो और वायु चल जाए तो वो और भड़क उठती है, यानी कि ये तो इसका पर्यायवाची है। कृषाणु भी है और दहन भी है। इसका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी, भानु, क्योंकि भानु जो है ये सूर्य को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सूर्य, सॉरी भानु। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूतम पैजार मुहावरे का क्या अर्थ है। तो जूतम पैजार दोस्तों जब मन मुटाव बिल्कुल हिंसा की स्थिति में आ जाए वहाँ पर जूतम पैजार शब्द का उपयोग करते हैं कि रवि ने
मुकेश को देखते ही जूतम बाजार शुरू कर दिया, यानी कि लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लड़ाई झगड़ा, वो भी ऐसा लड़ाई झगड़ा जब उसमें हिंसा की बात आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जूतम बाजार यानी कि जब जूते चलने लगना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लड़ाई झगड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे सेना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो मुर्गी का चूजे के ऊपर बैठना, तो ये जो कहावत है, मुहावरा, ये यहीं से लिया गया है कि मुर्गी जब अपने चूजों के ऊपर बैठती है, उनको गर्म करती है, तभी वो अंडे से बाहर निकलते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं अंडे सेना। लेकिन इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, घर में बेगार बैठना। जैसे कि मुर्गी अपने अंडे के ऊपर बेगार बैठी रहती है, उसी प्रकार अंडे सेना का अर्थ होता है घर में बेगार बैठना। जैसे वर्तमान में लॉकडाउन के कारण हम सभी घर में बैठ के अंडे से रहे हैं, या अंडे से रहे हैं, मतलब समझ आइए, ऑप्शन डी, घर में बेकार बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही कौरवी कहते हैं, और ये उपनाम दिया था राहुल सातत्यायन ने, यानी कि खड़ी बोली को कौरवी से संबोधित किया था राहुल सातत्यायन ने। और खड़ी बोली हिंदी की 5 उपभाषाओं में से प्रमुख पश्चिमी उपभाषा की, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। तो ये भी आपको याद रखना है, पश्चिमी हिंदी की ये नंबर 1 की बोली है खड़ी बोली, जिसका हम परिष्कृत रूप समाचार पत्रों, टीवी न्यूज चैनलों में सुनते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द क्या है? अच्छा, ये वाचक शब्द क्या होता है? उपमेय और उपमान में संबंध दर्शाने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। अच्छा, ये उपमेय, उपमान, वाचक, ये सब कहाँ, किस अलंकार में होते हैं? तो ये सब उपमा अलंकार के तत्व होते हैं, या उपमा अलंकार के भाग होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो दीप सा मन जल चुका है, इसमें उपमेय कौन है, उपमान कौन है? तो जिसकी तुलना की जाए, तो यहाँ पे किसकी तुलना की जाए? दीप सा मन जल चुका, मन की तुलना की जा रही है। और किससे की जा रही है? दीप से, यानी कि मन जो है ये उपमेय है, और दीप जो है ये उपमान है। अब इनमें संबंध कौन दर्शा रहा है? सा, क्योंकि सा, सम, सरिस, ये सब जो हैं वाचक शब्द होते हैं उपमा अलंकार में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है सा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये यहाँ पे वाचक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो पथ के साथी, ये उनकी रचना है। अतीत के चलचित्र, ये भी उनकी रचना है। और मेरा परिवार, जिसमें उन्होंने गिल्लू, सोना जैसी कहानियों का समावेश किया है, ये भी उनकी प्रसिद्ध रचना है। लेकिन पंचरत्न ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, बल्कि रामविलास शर्मा की रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पंचरत्न। बात करें दोस्तों महादेवी वर्मा की, तो इनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में हुआ था। ये कई बार पूछा गया है, उनका जन्म कब हुआ था? 1907 में। कहाँ पे हुआ था? तो फर्रुखाबाद में। अच्छा, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और किस लिए दिया गया? तो काव्य संग्रह यामा के लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ दिया गया था। तो इतनी बातें आपको महादेवी वर्मा के बारे में याद रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन। अब लो नसानी अब न नशे हों में कौन सा रस है? तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लें पंक्ति ली कहाँ से गई है। तो तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित ये विनय पत्रिका से ये पंक्ति ली गई है। अब लो नसानी अब न नशे हों, जिसका अर्थ होता है अभी तक मैंने बहुत समय नष्ट कर लिया, अब नहीं मैं समय नष्ट करूँगा और श्री राम के चरणों में अपनी प्रीति जगाऊँगा। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, शांत रस। क्योंकि विनय पत्रिका ये जो पूरी पुस्तक है उसका स्थायी भाव ही शांत रस है, और ये पंक्तियाँ चूँकि विनय पत्रिका से ली गई हैं इसलिए इन पंक्ति में भी शांत रस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, शांत रस। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा हिंदी का सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें।
थैंक यू।